नमस्कार, स्क्राइब अड्डा के एक नए पैनल डिस्कशन में आप लोगों का बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर मिनाज पटेल है जो एक स्पेशलाइज्ड जनरल फिजिशियन है। फिलहाल ये एक सारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल रन करते हैं, जिसमें कोर ग्रुप ऑफ एमडी और एमएस डॉक्टर्स ही उनका कोर ग्रुप फॉर्म होता है। सर ने बीएएमएस की इनके पास एजुकेशन है और सर अपने साथ सारा हॉस्पिटल का पूरा देखरेख एक तरह से यही करते हैं। दूसरी ओर हमारे साथ डॉक्टर रोहन सोलंकी भी है। ये बीएचएमएस है और इनके एक होम्योपैथिक कंसल्टेंसी चलाते हैं जिसका नाम है श्रद्धा क्लिनिक। ये दोनों ही एस्टैब्लिशमेंट जलगांव महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बेस्ड है और स्क्राइब अड्डा इन दोनों ही डॉक्टर का अपना मूल्यवान टाइम देने के लिए बहुत धन्यवाद देता है। सर, डॉक्टर पटेल आपसे शुरू करते हैं। ये पैनल डिस्कशन में सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि अभी नहीं बोलते बोलते भी कम से कम 2 साल, 1.5 साल होने आया है कि कोरोना की जो बीमारी है ये इंडिया में आई है। आप जैसे डॉक्टर्स दिन रात लगे रहते हैं। मुझे सबसे पहला सवाल आप लोगों से यही पूछना है दोनों से कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन 1.5-2 साल में। रिगार्डिंग कोविड एक्सपीरियंस बोले तो बहुत बैड रहा है। और ये जो पैंडेमिक रहा इसके अंदर जो पेशेंटों के हाल हुए और जिस तरह से ये महामारी हुई, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक ऊपर वाले का कहर जैसा सब पे हुआ है। बहुत परिवार इससे सफर हुए। किसी परिवार में 3-3, 4-4 मौतें हुई और ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन जो हॉस्पिटल्स अभी उसके लिए इंडिया ने जो बैकअप चालू किया कि इसके अंदर ट्रीटमेंट मिली, बहुत सारे लोगों ने नए हॉस्पिटल खोले और जिस तरीके से भी वो हेल्प करना चाहे पेशेंटों को, वो थोड़ा सा उसमें से उभरने की कोशिश हुई। उसकी वजह से बाकी के इलाकों में जैसा आउट ऑफ द जो कंट्री या आउट ऑफ द जो जिला है वहां पे थोड़ा से पेशेंटों के हाल हुए, लेकिन अदरवाइज पेशेंटों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया और पेशेंट बाहर आए इसके अंदर से। अभी जलगांव जिले में तो बहुत कम हो गए पेशेंट। डॉक्टर रोहन, आपका क्या कहना है? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सालों में? पिछले साल कुछ लोगों को ये सब ऐसा लगता था कि ये सब झूठ है, गवर्नमेंट या फिर पूरे देश मिलके कुछ तो भी ऐसा स्कैम चल रहा है। अभी जैसा ये पिछले साल में पेशेंट्स थे जो ऐसे बोल रहे थे कि ये सब झूठ है, ऐसा अभी ऐसा हुआ कि उन्हें भी कोरोना हो गया और उन्होंने भी नजदीक से देखा है। तो अभी ऐसे कोई पेशेंट नहीं कि जिनको ये लगेगा कि ये सब झूठ है। और पिछले साल बहुत समझाना पड़ता था कि प्रॉपर केयर लेना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, तो पेशेंट लाइटली लेते थे। इवन खांसी के पेशेंट, अभी जनरल प्रैक्टिस अगर बोले तो खांसी के पेशेंट मास्क भी नहीं लगाते थे। मेरे क्लिनिक में अभी भी नोटिस लगाया हुआ है कि अगर मास्क लगाए तो ही अंदर आना, वरना मत आओ, ऐसा नोटिस लगाना पड़ा था। वो पिछले साल से अभी भी है। जी जी। बस यही फर्क है। जी, तो अवेयरनेस थोड़ी ज्यादा है। हाँ, पिछले साल मतलब अवेयर नहीं थे और लोगों को ज्यादा झूठ लगता था, कुछ तो भी काम था। लेकिन अभी सभी ने नजदीक में देखा है, हर गली में, हर फैमिली, रिश्तेदार में, ग्रुप में कोई ना कोई तो भी किसी ना तो भी गया है। तो बहुत ये मतलब शॉकिंग रहा ये। जी। डॉक्टर पटेल, आपने कहा कि बहुत ही डिवेस्टेटिंग एक ये डिजीज है जिसमें कई फैमिलीज में बहुत सारे मेंबर्स की डेथ हुई है। सर, अभी हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि केसेस डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या ये अभी ट्रेंड सस्टेन होगा? क्या हमें थर्ड वेव अभी आना बाकी है? और क्या ये महामारी से हमें कोई राहत मिलते हुए दिख रही है आज के दौर में? आज के दौर में तो देखो ऐसा कि पेशेंट तो कम हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, पेशेंट कम हो गए। लेकिन इसके लिए ये है कि अभी गवर्नमेंट ने जो स्ट्रिक्स लगाएगी कि भाई घर से मत निकलो, लॉकडाउन लगाया है बहुत स्ट्रिक्ट। जलगांव में तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चालू है। तो मैं समझता हूँ कि भाई इसकी वजह से ही पेशेंट बहुत सारे कम हो गए। लेकिन फिर से अगर पेशेंट वही सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे और फिर शादियों में 5-5 हजार लोग जाएंगे और उसमें से एक पेशेंट भी रहा समझो, तो पूरे यानी 5,000 लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। वो बड़े बड़े गेट टुगेदर बंद होना चाहिए। अभी कुछ दिनों तो यही होना चाहिए। तो रही बात थर्ड वेव की, साइंटिस्ट बता रहे कि थर्ड वेव आने वाली है, उसमें बच्चे ज्यादा सफर होंगे।
तो ये जो बता रहे हो तो बहुत डरावना है, और मैं तो चाहता हूँ कि ये आना ही नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि बच्चे अगरचे होंगे तो बच्चे तो मानते ही नहीं। पहली बात तो बच्चे बच्चे सब मिलके खेलते हैं, उनको कितना भी मना करो मास्क तो पहनते ही नहीं। और ये अगरचे बच्चों से स्टार्ट हो रही है बीमारी, तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत डरावना है ये। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि क्या आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन नहीं आना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। जी सर। सर, आप जैसे अभी कह रहे थे कि आने वाली वेव में हो सकता है बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो। जी तो सर इसके लिए अभी अभी 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैंने किशोरी पेडनेकर मैम जो मुंबई की मेयर है उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी यही चीज कही थी कि 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और लोगों को पता है कि मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग करना है, पर वो नहीं करते हैं, और स्पेशली जो यूथ है वो ज्यादा नहीं मानते हैं। तो क्या सर हमने देखा है कि सेकेंड वेव में यूथ जो जैसे यंग लोग जो है, क्या वो ज्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्या उनको ज्यादा इफेक्ट, जी जी जी, ज्यादा इफेक्ट उनको हुआ है। बहुत सारे पेशेंट यूथ ही एडमिट हुए और बहुत ज्यादा यूथ ही एक्सपायर हुए सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में ओल्ड जनरेशन थी, सेकेंड वेव में यूथ ही एक्सपायर ज्यादा है, मेरा तो भी ऐसा देखने में आया है। और मैंने तो देखा कि एक 24-23 ईयर तक के भी लोग एक्सपायर हुए हैं इसके अंदर। जी सर। तो डॉक्टर रोहन, मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे अभी आपके पास, आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया ये बीमारी आके कि आपके पास पता नहीं 100,000 कितने सारे पेशेंट जो है वो आते हैं डेली। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आप एडवाइस क्या कर रहे हैं आजकल, कि आपको हॉस्पिटल में कब जाना है और आपको होम आइसोलेशन में कब जाना है। आप एज अ जनरल जो हमारा नेक्स्ट डोर डॉक्टर होता है, सबसे पहले किसी को भी कुछ भी हुआ तो वो आपके पास आते हैं। तो सर आप रेफर कैसे कर रहे हैं, आप होम आइसोलेशन के लिए कब रेफर कर रहे हैं और आप हॉस्पिटल के लिए कब रेफर कर रहे हैं? अगर पेशेंट मतलब माइल्ड सिम्टम लेके आता है तो पहले तो उसे जनरल ट्रीटमेंट, यानी मैं होम्योपैथ तो मैं प्रॉपर केस टेकिंग लेके उन्हें मेडिसिन देता हूँ और प्रिकॉशन लेने के लिए बोलता हूँ, घर पे आइसोलेशन करने के लिए बोलता हूँ। सिम्टम अगर माइल्ड है तो 3-4 दिन में या फिर 5 दिन में ठीक हो जाता है। अगर सिम्टम बढ़ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करके, और आगे का सबसे बड़ी बात, उनके मन से डर निकालना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये डर जाते हैं पेशेंट कि मुझे कोविड तो नहीं, खुद होके पूछते। और ऐसा अभी पिछली बार तो भेजना पड़ता था, लेकिन अभी ये सेकंड वेव में ऐसा देखने को मिला कि पेशेंट खुद होके जाके टेस्ट कर रहे हैं। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, माइल्ड सिम्टम है, तो कोई ज्यादा स्टेरॉइड की भी जरूरत नहीं पड़ती और ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी सिंपल होम्योपैथिक मेडिसिन जो यूज करता हूँ उसमें भी बहुत से अच्छे रिजल्ट आते हैं पेशेंट को। लेकिन ये देखा है कि जो पेशेंट बहुत डरता है या फिर पैनिक हो जाता है, उसका मतलब वो थोड़ा हेल्थ का भी ये हो जाता है, क्योंकि पेशेंट खाना छोड़ देता है, थोड़ा टेंशन होता है, डिप्रेशन में जाता है, तो उसकी वजह से और सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, तो इसका वो बुरा असर होता है। तो ऐसे पेशेंट को जल्दी भेजना पड़ता है। अगर वो डर रहा है ना तो ठीक है, उसका डर भी निकालना भी जरूरी है, तो उसको पहले तो काउंसलिंग करना पड़ता है। अगर काउंसलिंग में वो समझ जाता है या फिर घर पे ही प्रॉपर केयर करता है तो होम आइसोलेशन भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती और ठीक भी होते हैं। बहुत से पेशेंट तो माइल्ड सिम्टम में आगे जाके भी रिटर्न आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर पेशेंट बढ़ता जाता है, सिटी स्कोर बढ़ता है, हर का ऑक्सीजन ड्रॉप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्टम को और भी हो जाते हैं, मतलब ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है आगे चलते। डरना मतलब क्या हो जाता है ना, पेशेंट को ज्यादा इन्वेस्टिगेशन और ये उसमें ज्यादा पेशेंट डरता है। जी जी सर। पटेल सर, आपके साथ एक सवाल था जो अभी फिलहाल बहुत ट्रेंड भी कर रहा है, पर आई डोंट नो कि हमें इसे इतने सीरियसली, मतलब सीरियसली तो लेना चाहिए, पर क्या ये मतलब ये वाला सिम्टम जो है ये इतना डेडली है क्या? मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस की। आपके सामने सर कितने सारे ऐसे, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या आपको ऐसे केसेस मिले हैं, और क्या ये बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा इसकी संख्या बहुत ज्यादा है ऐसे लोगों की जो हो रहे हैं? क्योंकि न्यूज में सर ऐसा बता रहे हैं जैसे यही है कोविड का, अभी कोविड की वजह से ये नेक्स्ट बिग इशू है। तो आपका सर प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस क्या है? जी जी, अभी अभी सेकेंड वेव में ज्यादा पेशेंट पाए गए इसके। फर्स्ट वेव में तो मेरे पास में एक भी नहीं था पेशेंट। सेकेंड वेव में हमको मिले 10-12 पेशेंट मिले हमारे पास में। इसका जितने अर्ली डायग्नोसिस हुआ
उतना बेटर रहता। अगर जो डायग्नोसिस लेट हो गया, वो आंख में पहुंच गया तो आंख निकालना पड़ती। ये साइनस में तैयार होता है सबसे पहले, उसके बाद में आंख में जाता है और आंख के बाद में ब्रेन में जाता है। तो ये बहुत स्पीड में जाता है, तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से जल्दी करना पड़ती है। और इसके लिए जो एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन है वो अभी नाउडेज नहीं मिल रहे, तो ये और बड़ी एक दिक्कत हो रही है। अगर ट्रीटमेंट मिल जाती है स्पीड में, अगर उसका डायग्नोसिस होता है तो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। राइट। सर, जैसे आपने अभी दवाइयों के बारे में बात की, हम बीच में देख रहे थे सर कि ऑक्सीजन सप्लाई और बेड्स और ऐसे अन्य अन्य प्रकार की अपनी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, थर्ड वेव में इतना ज्यादा केसेस आए हैं कि बहुत ही ओवरवेल्म हो चुके हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक्सपैंड करना चाहिए या फिर हमें इंपोर्ट ज्यादा करना चाहिए? जी, हमें तो बिल्कुल हेल्थ केयर ये सब एक्सपांड तो करना ही करना है। लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर में भी क्या हुआ, अभी हमारे पास में तो समझो 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो हम सिलेंडर से लेके काम करते थे। लेकिन अभी मैंने 200 सिलेंडर का ऑर्डर किया, 200 सिलेंडर बनाने का प्लांट ऑर्डर किया है, वो आ गया मेरे पास में। तो अभी तो समझो हमारे पास में पेशेंट नहीं है, लेकिन सिलेंडर का प्लांट आ गया हमारे पास, 200 सिलेंडर का प्लांट का। लेकिन ऐसे और काफी हॉस्पिटलों ने किया है। इन्हें अभी तीसरे वेव की सब लोग तैयार है कि अगर जो कुछ होता है तो हम लोग उसको अच्छे से सामना करें। सेकेंड वेव के बारे में इतना कोई अवेयर नहीं थे कि रियल में सेकेंड वेव आएंगी, तो सब लोग ऐसे गफलत में थे। लेकिन वो आई और पहले से ज्यादा डेंजर आई, तो अभी सब डरे हुए हैं और वो हिसाब से सबने तैयारी करना शुरू कर दी। अभी हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई है, हमारा सेंट्रलाइज ऑक्सीजन है। 200 सिलेंडर का हमने प्लांट मंगवा लिया, वो 2 दिन में इंस्टॉल हो जाएगा। और साथों साथ अगरचे अभी इंजेक्शन के बारे में भी ऐसा होता है कि ये बाकी की इंजेक्शन अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। इंजेक्शन का बहुत प्रॉब्लम्स आए सेकेंड में, ये सब के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए थे। मेडिसिन का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था, वो आया, उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई। गवर्नमेंट में इसमें थोड़ा सा ध्यान देके इसको ये करना, रूल आउट करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना चाहिए। सर, अभी हम देख रहे हैं कि जाइडस ने एक अपनी वैक्सीन निकाली है, मेरे ख्याल से माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए है। फिर डीआरडीओ ने भी एक सैचे वाला तो भी नया निकाला है। तो सर, ये सब वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है अभी? नहीं, वैक्सीन सब भी अवेलेबल नहीं। प्राइवेट सेक्टर में अभी कल आया था, नहीं अभी प्राइवेट सेक्टर में कल बोले उन्होंने कि भाई मिलेगा करके, लेकिन अभी तक आया नहीं। राइट। डॉक्टर रोहन, आपसे ये मुझे जानना था, आपने साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट की बात की, साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात की, तो अभी जैसे आपने डिस्कशन के स्टार्टिंग में बात की थी कि अभी लोगों को ज्यादा ये हो रहा है, मतलब ज्यादा अवेयर है लोग। बट सर, साइकोलॉजिकली क्या अभी हम उतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें जैसे माइल्ड केस हुआ तो बॉम्बे में, क्योंकि हम देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो मतलब होम आइसोलेशन में भी ट्रीट हो सकते थे, बट उनको हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से जो सीरियस वन से उनको बेड्स नहीं मिल रहे थे। तो अभी क्या वो हम चेंज देख रहे हैं? क्या साइकोलॉजिकली हम उतने मैच्योर हो चुके हैं? देखो, अभी कैसा है कि मेरे एरिया में कुछ पेशेंट ऐसे है कि जिनका नाम के लिए रिपोर्ट पॉजिटिव था, लेकिन वो जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती हो गए थे। वो भी उस टाइम में जब इमरजेंसी पेशेंट बाहर, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन, जिन्हें सच में जरूरत है, उन्हें बेड नहीं मिल रहा है, और ये जिन्हें असिम्प्टोमेटिक है, वो ऐसे भी पेशेंट एडमिट हो गए थे खाली डर की वजह से। तो ये पेशेंट क्या होता है, फिर ये डर की वजह से और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं आगे चलते। फैमिली भी डरती है, और कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को भी माइल्ड सिम्टम हो तो वो बिना टेस्ट किए भी वो घर पे ही ठीक हो सकता था, तो उसको ये इसकी वजह से और बीमारी बढ़ती जाती है, उसको शुरू हो जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, उसमें और एक कोविड के सिम्टम थोड़े मिक्स हो गए कि हमारे इंडिया में सर ऐसा है कि लोग खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, काढ़ा, और लोग खुद से डॉक्टर को आके बोलते हैं कि स्टेरॉइड लगा दो, ये लगा दो, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फैलता है। तो ऐसे भी आप लोगों के पास ज्यादा कॉन्फिडेंट लोग आते हैं क्या कि हमें ये कर दो? वो खुद के डॉक्टर, मतलब समझ रहे हो? होता है, हर प्रकार के पेशेंट रहते हैं। तो ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो खुद होके ट्रीटमेंट बताते हैं कि करना है।
लेकिन पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन पहले तो उसका अगर सिम्टम लग रहा है ना तो देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी रिपोर्ट किए, इन्वेस्टिगेशन किए, उसके हिसाब से मैनेजमेंट और उसे अच्छे से समझाना पड़ता है कि अगर वो समझ जाए तो ठीक है, उसका डर निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको अस्पताल में ही भेजना पड़ता है, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन और उसका वही तसल्ली होती है फिर कि हाँ भाई सीटी स्कोर नॉर्मल। अभी पेशेंट को सीटी स्कोर भी समझने आगे आने लग गया है अभी। 16 मतलब हुआ तो माइल 16 के आगे गया तो सीवियर हो जाएगा ऐसा, तो उतना समझ में आया। डॉक्टर मतलब वो आपसे हाँ मुझे बता ये एक पूछना था कि जैसे हॉस्पिटल में पटेल डॉक्टर जैसे डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं, पर हॉस्पिटल से जब ये आदमी डिस्चार्ज होके आता है घर पे, तभी डॉक्टर आपको किस प्रकार की पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मतलब मैंने सुना है, ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ी है, ये पोस्ट कोविड भी काफी ज्यादा इश्यूज होते हैं बॉडी के अंदर, तो जी आप इसका मतलब क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और क्या आपको ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं जिन्हें पोस्ट कोविड ज्यादा सीवियर ऐसे उनकी हेल्थ के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट हुआ हो? पोस्ट कोविड में प्रोबेबली लंग फाइब्रोसिस है, जिसके अंदर लंग्स जितने डैमेज हो गए तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है ना, कड़क हो जाते हैं। ओके। और वो कड़क होने की वजह से उनको जो सांस लेने की जो ताकत रहती है वो कम हो जाती है उसकी वजह से, तो उसके लिए प्राणायाम वगैरह बेटर है। और पोस्ट कोविड में हम लोग उसके लिए उसको म्यूकोलाइटिक वगैरह ऐसे ड्रग्स देके उसका कफ निकालने की कोशिश करते हैं और वो लंग सॉफ्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए प्राणायाम और थोड़े सांस के ये उनको एक्सरसाइज बताते हैं ताकि वो जल्दी से उसमें से रिकवर है। बाद में अर्थराइटिस देखा गया थोड़ी और माइल्ड या थोड़ा बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन ये हो रहा है हमको, लेकिन वो धीरे धीरे चला जाता है। राइट। ये है प्रॉब्लम सर। रोहन जी, आपका पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उनके साथ? पोस्ट कोविड पेशेंट और ड्यूरिंग कोविड पेशेंट भी, मतलब होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो पोस्ट कोविड में बहुत से अच्छी मेडिसिन है और पेशेंट को पूरी तरह समझा जाता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसको मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो रहा है या फिर कोविड की वजह से वीकनेस आ रहा है, ये सभी कंसर्न देख के उसको मेडिसिन सिलेक्ट करके शुरू करते हैं। और पोस्ट कोविड जो वीकनेस जो सिम्टोमेटिकली बताता है वो हिसाब से फिर होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। अभी इवन सिटी का जो स्कोर 16 आया था एक पेशेंट, वो तो एडमिट होने के लिए उसे एडवाइस किया था एडमिट होने के लिए, एडमिट के तैयार नहीं था। अच्छा। पे मैच हो गया, उसका सैचुरेशन फर्स्ट डे 90-92 था और वो पेशेंट 6-7 दिनों में उसका 96-98, अभी आज का 99 बता रहा था पेशेंट। तो कोई पेशेंट हाँ इतना अच्छा होम्योपैथी इसमें भी अच्छा काम करती है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर केयर, काउंसलिंग, हर एक पेशेंट को उतना समझाना पड़ता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अच्छा काम करते हैं, मतलब पोस्ट कोविड में तो होम्योपैथी आयुर्वेदा बेस्ट है। लेकिन कोविड से पहले ये घर पे कुछ इलाज कर रहे हैं या फिर बिना डॉक्टर के सलाह लिए कोई भी मेडिसिन, अभी पोस्ट वायरल हुआ था स्पीडोस्पर्म लो, तुरंत ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, फिर कोई दवाई ले ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब जो ऐसे पोस्ट आते हैं और पेशेंट इस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। उस टाइम पे तो मतलब सभी फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके पूछ रहे थे, वो दवाई इतनी शॉर्टेज हो गई कि हम डॉक्टरों को भी नहीं मिल रही, वो पेशेंट ने ही मेडिकल से खुद खरीद के घर में भर लिया है, और किसी ने तो नहीं है तो भी फिर भी शुरू कर दिया है वो लेना। ऐसी दिक्कत आती फिर आगे। जी डॉक्टर। डॉक्टर पटेल, आपसे मुझे ये सवाल पूछना था कि सर जनवरी के टाइम पे हम देख रहे थे यूके में बहुत ज्यादा तांडव मचा हुआ था कोरोना वायरस का। उसके अलावा यूएस में सर लास्ट टाइम जब आई रिमेम्बर जब ट्रम्प थे सरकार में, जी क्रेजी नंबर्स लाइक 5 लाख 6 लाख, पता नहीं कितने लोग मर रहे थे वहां पे डेली। अभी इंडिया में 4000 है, बट वहां पे 5000 भी टच किया था। तो सर क्या किया उन्होंने जो हमें करने की जरूरत है और हम कर नहीं रहे हैं हमारे केसेस लोअर करने के लिए? वो वैक्सीनेशन किया उन्होंने, धूम से वैक्सीनेशन किया। वैक्सीनेशन में इतना जोर दिया उन्होंने कि बहुत जल्दी सब पूरे अमेरिका को वैक्सीनेट करने की वजह से वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया उनमें। और बाकी का तो हमसे ज्यादा एजुकेटेड है, सोशल डिस्टेंसिंग और वो हाथ धोना वगैरह, सैनिटाइजिंग वगैरह, उसके अंदर वो प्रॉपर थे, इसलिए उन्होंने वो सब फटाफट जीत लिया सब। सर आपसे यही मेरा फॉलो अप प्रश्न है कि वैक्सीनेशन उनकी पॉपुलेशन जैसे बहुत कम है तो फिर उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है,
तो आज की तारीख में जिस तरह से जिस स्टेज पे हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है, क्या आपको लगता है वो इनफ है हमारे जैसे देश, हमारे जितनी पॉपुलेशन के लिए? वैक्सीनेशन रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर से बढ़ाना पड़ेगा। सब प्राइवेट सेक्टरों को भी वैक्सीनेशन का अलाउड करना चाहिए मेरे हिसाब से, और प्रोवाइड भी करना चाहिए गवर्नमेंट ने, तब जाके हो जाएंगे। गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे सेंटर में होगा वैक्सीनेशन, उसको तो बहुत लेट हो जाएगी, बहुत लेट हो जाएगी। इनफैक्ट हम इंटरव्यू भी जब भी करते हैं महाराष्ट्र शासन के लोगों का, तभी उनका यही कहना होता है कि काफी ज्यादा सेंट्रलाइज हो चुकी है चीजें। जैसे कोविन ऐप है जो वो पूरे सेंटर से एलोकेट होती है, वो हमेशा बिजी रहते हो जी। तो काफी ज्यादा उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। डॉक्टर पटेल, आपसे ये सवाल है कि अभी जो हम देख रहे हैं नई नई रिसर्च सामने आ रही है, नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, एक स्पेसिफिकली जो डराने वाली बात है कि भैया हम मास्क तो पहन लेंगे, हम हाथ तो सैनिटाइज कर लेंगे, पर ये जो एयरबॉर्न की जो बातें आ रही है कि ये वायरस एयरबॉर्न भी है, अगर एयरबॉर्न हुआ इसका मतलब ये है कि हमारे आग से भी शायद इन्फेक्ट कर सकते हैं। एयरबॉर्न बोले तो हवा से आते हैं। मेरा तो शुरू से यही मानना है कि ये एयरबॉर्न ही है। मैं उस पर ही बिलीव करता हूँ शुरू से कि ये एयरबॉर्न डिसीज है करके, क्योंकि कुछ कुछ लोग घर से बाहर भी नहीं निकले तो भी उनको हुआ है, ऐसा भी देखने में आया है। तो ये हुआ कैसे? तो है डेंजरस। इसके लिए प्रिकॉशन सबसे अच्छा यही है कि वैक्सीनेट करो और सिक्योर करो खुद को, ये बेटर है इसके। सर, एयरबॉर्न है तो क्या अगर जैसे हम लोगों को तो बिल्कुल भी इस बात के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए हमें ऐसा प्रश्न होता है कि क्या आग से भी वायरस आ जाए, आग के अंदर भी वायरस आ जाएगा क्या? ना, आग के अंदर जा सकता है बॉडी में, क्योंकि वो अटैच है, सब आग से नेजल कैविटीज में अटैच है आग, तो उसकी वजह से वो बहुत माइन्यूट वायरस रहते हैं, वो जाते हैं वहां से आग में से। और इसमें मैंने ये पढ़ा था लिटरेचर, उसमें बोला था कि आग में बहुत ज्यादा देर तक वायरस सर्वाइव कर जाता है, उसका एटमॉस्फेयर आंखों का, तो इसलिए वो डेंजर है। और काफी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी इसके अंदर सफर हुए। जी। तो मेरे ख्याल से मैं आखिरी एक आध दो प्रश्न करूंगा। डॉक्टर रोहन, आपके एक्सपीरियंस में अभी तक जैसे एक आध डेढ़ साल में आप कह रहे थे कि काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, लोगों की मेंटालिटी बदली है और काफी सारा चेंजेस आए हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें ये वायरस को हराने के लिए सबसे प्रैक्टिकल चीज क्या है? क्या हमें लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड करना चाहिए? क्या हमें रेस्ट्रिक्शंस रखने चाहिए? इसका सॉल्यूशन क्या है सर? देखो, अंदाजा तो लग ही जाता है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भी लग जाता है, और जनरल प्रैक्टिशनर को भी समझ में आ जाता है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस होता है और उसके बाद सर्दी खांसी के पेशेंट शुरू हो जाते हैं, बुखार के पेशेंट ज्यादा शुरू हो जाते हैं, जिसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि सीजन शुरू हो गया है अभी, तो ऐसे टाइम पे ना वेट नहीं करना चाहिए, जल्दी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हर किसी ने मतलब अपने अपना डॉक्टर खुद होना चाहिए। हर इंसान अपना डॉक्टर खुद होना चाहिए, क्योंकि उसे जितना समझता है उतना डॉक्टर को नहीं समझता है। तो उसके लिए उसने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सिर्फ विटामिन सी की गोली नहीं खानी चाहिए, उसके लिए योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा डरना नहीं, क्योंकि ये सब इम्पैक्ट पड़ता है इम्यूनिटी के। अभी लोगों को जितनी बातें, ये काढ़ा अच्छा है, वो विटामिन सी की गोली अच्छी, कैल्शियम अच्छा है, जैसे छोटी छोटी बातें कुछ कुछ पता है, लेकिन उनको सिर्फ मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर गाड़ी चलनी है, गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो सिर्फ पेट्रोल जरूरी नहीं रहता है, उसका इंजन, उसके टायर के अंदर की हवा, ये सब बातें का ध्यान रखना चाहिए। वैसे सभी बातें जो इम्यूनिटी के लिए स्ट्रांग रखते हैं, वो सबसे अच्छे, मतलब मेंटेन करे, तो फिर ऐसे केसेस नहीं बढ़ेगी, पैंडेमिक भी नहीं बढ़ेगी। और एक जो निगेटिविटी एक माहौल तैयार हो गया है ना, कि ये जान लेता है, ये मतलब बचता नहीं इसमें इंसान, ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है और इसकी विल पावर अच्छी है, तो बहुत से पेशेंट ऐसे जो बहुत डैमेज हो गए उनके लंग्स, वो भी बाहर निकल के आए। कोई पेशेंट तो बिना अस्पताल के ट्रीटमेंट किए घर पे ही कोई पेशेंट ऐसे भी ठीक हो गए। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है। जी डॉक्टर। डॉक्टर, आपने कहा कि जैसे केसेस बढ़ने लग गए वैसे ही हमें एक्ट करना चाहिए, तो क्या डॉक्टर आपको लगता है कि हमने जो जनवरी के टाइम से, जो हमने फरवरी से, मुझे याद है हमने लोकल्स खोल लिए, हमने हमारी
नॉर्मल मॉल्स खोल दिए, शॉप्स खोल दिए, तो क्या भूल गए। डॉक्टर हमने काफी जल्दी हमने कर दी, क्या हमें और रुकना चाहिए था? हम जल्दी भूल गए थे। ये हमारी गलती हो गई कि हम जल्दी भूल गए कोविड को। हमने जो पहला वाला वेव था वो जल्दी भुला दिया था और जल्दी काम पे लग गए थे। तो ये भुला दिया मतलब केयर करना छोड़ दिया था बहुत से, मतलब लोग मास्क नहीं पहनते थे, थूकते थे। मतलब वो सब निकल गया था वो दिमाग से कि कुछ आगे गया है ऐसा, अपने ऊपर बीत गया है। तो ये भूलना नहीं चाहिए। अभी ये 2 बार हो गया तो शायद कोई नहीं भूलेगा आगे। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई गँवाया है। जी सर, जी, ये तो बात सही है। होप करते हैं कि लोग भूले नहीं इसे, क्योंकि ये हमें नहीं भूलता है इतने आसानी से। डॉक्टर पटेल, आखिर के एक आध दो सवाल मेरे आपसे ऐसे हैं कि सरकार ने अभी एमबीबीएस के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला है कि आप आइए हेल्प करिए, थोड़ा स्टाइपेंड भी थोड़ा सा दिया हुआ है, आशा वर्कर्स को कहा है हेल्प करिए। तो सर क्या इससे आप लोगों के ऊपर थोड़ा केस लोड कम होगा? जी, फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि जितने हैंड्स मिलेंगे, हेल्पिंग हैंड्स, उतना तो फायदा होना ही है। कोई वर्कर काम करने को रेडी नहीं थे स्टार्टिंग में, फिर हम लोगों ने पगारें बढ़ाई उनकी, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाया, तब जाके कुछ कुछ लोग काम करने रेडी हुए। फिर अभी तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया, पब्लिक में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका सपोर्ट मिला तो ये थोड़े से एजुकेटेड भी रहते, थोड़ा सा नॉलेज भी रहता, साथ में काम भी करने के हैंड्स मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट तो होना ही है। राइट सर, आखिर में सर आपसे यही प्रश्न है कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि हम ऐसे रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कि हमें एक्चुअल एक्सटेंट पता नहीं है, हमारे पास रूरल इंडिया में इतनी टेस्टिंग कैपेबिलिटी है नहीं, हमारे जो कई स्टेट्स हैं वो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, डेथ्स केसेस सब कुछ अंडर रिपोर्ट हो रहा है। क्या डॉक्टर हमें कभी भी ये महामारी से इंडिया में जो एक्चुअल पिक्चर है, कितने लोग इन्फेक्ट हुए, कई कई रिपोर्ट्स कह रही है कि फिलहाल का जो फेटेलिटी रेट है ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इससे कई ज्यादा लोग हैं, कई ज्यादा लोग कंफर्म है। तो क्या डॉक्टर हमें ये हमारे जीवन काल में दिखने मिलेगा कि इसकी तो एक्चुअल में कितनी बड़ी एक डिस्ट्रक्शन सहा है इंडिया में? अगर किसी ने इसका फॉलोअप लिया तो जरूर होगा, लेकिन मैं समझूंगा कि लोग भूल जाएंगे। लोग इतने जल्दी भूल जाते हैं यहाँ पे, क्या एक बैड एपिसोड आके चले गया, न्यू एपिसोड की तरफ भागने चले जाते हैं। अगर से किसी ने पकड़ के फॉलोअप किया कि भाई ठीक है, कितने क्या हुआ था, क्या हुआ, तो हो सकता है एक आध बार एक्चुअल जो फिगर है वो सामने आएगी, और वो बहुत बुरी रहेगी, फिगर बहुत बैड है। राइट। साहब, आपसे लास्ट में यही सवाल है कि जैसे मैंने कहा कि आप लोगों ने काफी ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एंड ट्रेजेडी देखी हुई है पिछले एक साल में जी, आपका सर क्या मैसेज होगा लोगों को? आप अपने चाहे तो आपके हॉस्पिटल के बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, कौन सी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और लोगों को आपका क्या संदेश होगा सर आखिर में? बीइंग अ डॉक्टर, तो मैं ये चाहूंगा कि लोगों ने ट्रस्ट अभी भी डॉक्टर पे करना ही चाहिए। लोगों का ट्रस्ट उठ गया है, लोग बोलते हैं क्या कोविड है नहीं है, जबरदस्ती की ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिला वजह इंजेक्शन लिखते हैं, अननेसेसरी का। अच्छा, ये भी होता है कि कोई इंजेक्शन दे दिया और मार दिया पेशेंट को, अभी तो अच्छी बातें कर रहा था, ये कैसे मर गया, ये डॉक्टर ने कुछ करा है, तो ऐसे ब्लेम लगाते हैं लोग। एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है, कोई किसी को क्यों मारेगा, और कोई सब इस दुनिया में कौन सा भी डॉक्टर क्यों किसी पेशेंट को मारेंगे? हर डॉक्टर चाहेगा कि उसका पेशेंट अच्छा और अच्छे से घर पे जाए। उसके घर वालों को जितनी खुशी नहीं होगी, उससे ज्यादा वो डॉक्टर को खुशी होती है कि उसने एक पेशेंट को अच्छा किया और उसके घर पे जाए। लेकिन अभी जो मीडिया ने और डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो दूरी बना दी है, ये बहुत ज्यादा बुरी है। कोई भी पेशेंट एडमिट होते थे तो ठीक है, डॉक्टर से बोलता है कि सर किसी तरह से हमको एक बेड दिला दो, और जब एक आध बार जब भी निकलता है या किसी कारणवश उसका पेशेंट बाहर नहीं आता है, तो फिर वो डॉक्टर को बुरा भला बोलने लगता है। ये फैक्ट्स नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने हमारे सामने लोग मरते हुए देखे हैं, और उसका जो दर्द होता है वो बयां भी नहीं कर पाते हम लोग कि इसका क्या दर्द है। अच्छा अच्छा पेशेंट सामने डिटोरेट होता चला जाता है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उसको इंट्यूबेशन करते, वेंटिलेटर लगाते हैं, लेकिन किसी को सपोर्ट नहीं करता है।
सारी सारी सीमाएं हमारी खत्म हो जाती है कि हम इसको अब कैसे बाहर निकालें, और आखिरकार वो नहीं अच्छा होता और वो चला जाता है, तब उसके रिलेटिव को आप कैसे बताएं या कैसे समझाएं, ये भी एक सवाल आ जाता है। तो पेशेंट के रिलेटिव ये समझते हैं कि भाई डॉक्टर ने जानबूझ के मार दिया, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, क्यों करेगा ऐसा। फिर एक एक अफवाह ऐसी भी होती है कि भाई गवर्नमेंट ने बोला है कि पेशेंट कम करने, पेशेंट को मार दो करके, ये भी ऐसे कैसे, क्या अफवाह है, मीडिया कैसे क्या इसको सपोर्ट करता है। किसी पेशेंट ने बोल दिया कि सर अभी तो हमारा पेशेंट अच्छा था, रिलेटिव ऐसे बोलते कि अभी तो पेशेंट अच्छा था, बोलते बोलते कैसे मार गया। लेकिन जो अंदर जो बैड हो जाते पेशेंट, वो बाहर से नहीं दिखते, और पेशेंट ऐसे ही बात करते करते एकदम उसकी सेचुरेशन डाउन हो जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है। और पेशेंट के रिलेटिव और डॉक्टर में जो दूरियां बन गई है अभी, नियर अबाउट सभी दवाखानों को पेशेंट के रिलेटिव से रिवाई लेंगे आप, हाँ वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, वो दवाखाना तो लूटता है, हम कहे। लेकिन ये सब पैसा डॉक्टर के पास में नहीं जाता है। इतनी कॉस्टिंग बढ़ गई है कि जो सिलेंडर पहले 250 में मिलता था, अब वो 800 में मिलने लगा है। सिलेंडरों के लिए हम लोग रात रात भर भटके, ये एक जगह नहीं मिला तो दूसरी जगह, मैं तो पूरी रात एक दिन ऐसा गाड़ी लेके घूमता रहा कि कोई 10-10 सिलेंडर दे तो मेरे पेशेंट को प्रॉब्लम ना आए। ये पीछे की जो तकलीफ है डॉक्टर की, ये डॉक्टर नहीं बता सकता पेशेंट को कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया। कभी कभी कोई वर्कर आने को रेडी करता, नहीं सर हमारे घर में 4 बीमार हो गए, मैं नहीं आता, तो फिर हमको कहीं से वर्कर मैनेज करना पड़ते, आरएमओ मैनेज करना पड़ते, वार्ड बॉय मैनेज करना पड़ते। ये पैंडेमिक में अपने रिलेटिव अपनों को हाथ नहीं लगाते, लोग आने को तैयार नहीं, अपने अपने पड़ोसी आने को तैयार नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पे स्टाफ उनको खाना खिला रहा है, वो कर रहा है। वो सब एक बाजू में कर देते, जब उनका पेशेंट अगर अच्छा नहीं होना तो वो सब भूल जाते हो, और फिर बोलते कि ये सब चीजें इन्होंने नहीं की, ये डॉक्टर खराब है, ये हॉस्पिटल खराब है। तो ये सब चीजें नहीं होती। डॉक्टर एक विश्वास रखना चाहिए पब्लिक ने, और बहुत जरूरी है। अभी तक पूरा विश्वास खोया नहीं डॉक्टरों ने, लेकिन उनको समझना चाहिए, डॉक्टरों की मनस्थिति इन्होंने समझना चाहिए पेशेंट के रिलेटेड ने, कि ये कौन से दबाव में जी रहे हैं। ये वो दबाव में जी रहे हैं कि ये अपने घर बार को पूरा दाव पे लगा रहे हैं। पैसा डॉक्टरों के पास में है, पैसा कमा भी रहे, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन उनकी जिंदगी दाव पे लगी हुई, ये नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कोविड के अंदर 50 पेशेंटों के बीच में एक डॉक्टर घूम रहा है, तो कब उसका इन्फेक्शन उसको होगा और कब उससे वो बीमार हो सकता है। ये उसने कोई संजीवनी पी के तो नहीं आई, कोई अमृत तो पिया नहीं है क्या उसको कुछ नहीं होगा। और ये डॉक्टर इन्फेक्टेड होकर उसके घर में जाता है, तो उसकी बूढ़ी माँ है, उसका बाप है, उसके बच्चे छोटे हैं, उसकी बीवी है, उनको भी इन्फेक्शन देगा। ये इतना सब रिस्क लेते हुए पेशेंटों के बीच में काम कर रहा है, तो पेशेंट ने और पेशेंट के रिलेटिव ने उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। सारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से मैं यही विनती करूंगा कि हम तो बहुत अच्छी सेवा देने का कोशिश कर रहे हैं। हमने जलगांव के अंदर एक ऐसा यूनिट चालू किया है कि जिसके अंदर अभी हम लोग 100 सिलेंडर वाला भी एक ऑक्सीजन सेंटर आ गया हमारा, और 100 सिलेंडर वाला बुलाया है। पूरा 100 बेडेड हॉस्पिटल में हम लोग ने सब पे ऑक्सीजन का पॉइंट छोड़े हैं। हमारा आईसीयू सेटअप बहुत बड़ा है, 45 बेड का आईसीयू है, बाकी के सब स्पेशल रूम्स है। गवर्नमेंट रेट में ही हम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो तय किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि मिनिमम ये रेट में के बगैर इनको इन्हें काम ही नहीं कर सकते, वही रेट हम ले रहे हैं। और थर्ड थिंग ऐसा है कि हमारा स्टाफ बहुत मेहनती है। मैं जब सीसीटीवी पे देखता हूँ उनको, वो जब खाना खिलाते हैं पेशेंट को, उनके मुंह पे जो गंदगी है साफ करते हैं, और बहुत मेहनत कर से बाहर जो पेशेंट निकलता है ना, उससे हमको जो खुशी मिलती है वो शायद किसी को नहीं मिल सकती हो, कि किसी को पता नहीं कि वो पेशेंट मौत के मुंह से खींच के हमने बाहर निकाला है उसको। तो मैं विनती करता हूँ सभी से कि डॉक्टरों पे विश्वास रखो, जरूर रखो, उनके काम देखो, उनसे बात करो, आप तो आपको भी समझेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं। डॉक्टर रोहन, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आखिर में? आपका कोई मैसेज अगर आप देना चाहें अपने पेशेंट्स को, अपने लोगों को। हाँ। सर ने जो बताया सब सही बताया कि डॉक्टर को खुशी तभी होती है जब मतलब उसका पेशेंट अच्छा ठीक होके जाता है। तो डॉक्टर पे पूरा विश्वास रखे, वो आपको मारने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए बैठा है, यही ध्यान में रखना चाहिए। बस यही बोलना चाहता हूँ। सर ने जो बताया वो स्ट्रेस लेवल वो डॉक्टर ही समझ सकता है,
वो एक डॉक्टर का दर्द डॉक्टर ही समझेगा ऐसा है। लेकिन ये अभी सेकंड वेव जब आया ना, तो ये मतलब गॉसिप चलने लगी कि डॉक्टर लूटने को बैठे हैं, ये कमाने के लिए बैठा है, ये मारने के लिए बैठा है। ये सही बताया डॉक्टर साहब ने कि ऐसा थिंकिंग बढ़ा है, अभी लोग ऐसे सोचने लगे। लेकिन कई कई पे जो पेशेंट जो ठीक होते हैं, वो ठीक हुए पेशेंट वो भी भगवान बना देते हैं डॉक्टर को। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं। अभी पेशेंट के हिसाब से अगर बताया जाए तो मैं पेशेंट को एक ही बताता हूँ कि देखो, डॉक्टर को गैरेज वाला समझ के तुम उससे उसके साथ डील करो। मतलब आपने आपकी बाइक कैसे चली है, कितनी खराब की है, वो डॉक्टर सिर्फ रिपेयर करके देगा। लेकिन गाड़ी तो आपकी है ना, वो कितना डैमेज हुई है, कितना हुआ है उसका, मतलब हम कितना कर सकते हैं वो उतना कर देते हैं। गैरेज वाला जैसे ठीक कर सकता है वैसे कर देता है, लेकिन गाड़ी आखिर आपको ही चलानी है और आपने ही खराब करके लाई थी। ऐसा उनको समझाना पड़ता है लेमन लैंग्वेज में, तभी वो जाके कुछ समझता है। मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि पूरा विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास रखोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। अगर आपका किसी के ऊपर फेथ ही नहीं है, तो अगर बिना विश्वास के कोई काम कर रहे हैं तो फिर वो वैसा नहीं होता है फिर। जी। तो ये पैनल डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। मैं डॉक्टर पटेल आपका और डॉक्टर रोहन आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने स्काई बेटा को अपना अमूल्य टाइम दिया। होप करता हूँ कि आपने जैसे अभी तक 100 हजारों की जान बचाई है, आप लोग अच्छा काम करते रहे। इंडिया को आप जैसे डॉक्टर्स की आज बहुत जरूरत है, और आप लोग जो काम कर रहे हैं ये भगवान का काम कर रहे हैं। इसी शब्दों के साथ ये पैनल डिस्कशन खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा स्काई बेटा का चैनल। मिलते हैं आपको इसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।